PS denotes the power set। भाई पावर सेट समझते हो, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो ये कितने हैं, ये तो 2 की पावर 10 हो गए, लिख लो। अब क्या कह रहे हैं, डिफाइन द रिलेशंस R1 एंड R2 ऑन PS एज A R1B इफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सब वैल्यूज अलग अलग आएंगी ना बेटा, क्योंकि एक x है, एक 2x है, एक 3x है और 0 का ऑप्शन है नहीं कोडोमेन में। ठीक है, चलिए जब भी आपको प्रूव करना है कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं, हमेशा एक एग्जांपल ढूंढ दो जहां पे वो गलत साबित हो रहा हो, और नहीं ढूंढ पाओ तो फिर डरते डरते लगा दो कि है। ठीक है, 99.9% सही होता है। हेलो बच्चों, अगेन वेलकम टू हमारी सीरीज, हमारे साथ 900 सवाल। देखिए आज के इस वीडियो में अपन 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। फंक्शंस भी होगा, इनवर्स भी होगा, सेट के भी क्वेश्चंस होंगे एंड रिलेशंस के भी होंगे। ठीक है, तो एक साथ आज आपको बहुत कम टाइम में 4 चैप्टरों का रस मिलने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, एक सेट ए है 1 3 7 9 11 मतलब कि 5 एलिमेंट्स इधर हैं, और दूसरा सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब भाई क्या कह रहे हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी सच दैट F1 प्लस F3, F1 और F3 के सम पे बात कर दी है। ठीक है, तो F1 प्लस F3 बराबर 14। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इस सेट के अकॉर्डिंग, 12 2 या फिर 10 4, क्या कोई और पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, लेट्स से ये वाला केस ले लेते हैं अपन, 2C1 से ये केस लिया, और ये बेटा जी 2 फैक्टोरियल से आपस में भी बट सकते हैं, है ना, कि f(1) 12 हो जाए, f(3) 2 हो जाए, या f(1) 2 हो जाए और f(3) 12 हो जाए, तो 2C1 इंटू 2। ठीक है, अब बचे कितने एलिमेंट भाई हमारे पास, अगर 2 चले गए तो यहां से 5 बचे ना, 5 में से कितने और चाहिए, 2 चले गए, 3 बचे, 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि जो 3 नंबर आपने इनके लिए सिलेक्ट करे होंगे वो 3 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये कितना हो गया भाई, 2 2 जा 4 4 5 4 10 जा 40 240। ठीक है, समझ आई क्या बात? 1 1 मैपिंग है इसलिए रिपीटेशन नहीं ले सकते, और इनके 2 ही पॉसिबल केस थे वो बना के देख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अ रिलेशन बी डिफाइंड एज दिस। अच्छा, x1 लेस देन इक्वल टू x2 कह रहे हैं और y1 लेस देन इक्वल टू y2 कह रहे हैं। ठीक है भाई, x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, इसका मतलब तो x1 और x1 भी आ जाएगा, y1 लेस देन इक्वल टू y2 है तो y1 और y1 भी आ जाएगा, यानी कि x1 y1 और x2 y2 की जगह x1 y1 एंड x1 y1 भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऐसा होता है तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल होती है। ठीक है जी, अगर x1 छोटा है या बराबर है x2 के, तो भाई उल्टा तो ट्रू नहीं हो सकता ना, उल्टा तो ट्रू नहीं हो पाएगा। अगर a b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिमेट्रिक में पड़ गया क्रॉस, और अगर बेटा जी a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू c है, तो a तो ऑटोमेटिकली लेस देन इक्वल टू c होगा ही होगा। तो ये बात भी सही है, r इज ट्रांजिटिव, ये बात भी सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बात समझ आई क्या? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ R इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 such that 1, 2, 1, 3 belong to R, then the number of elements in R। अब आप समझिए, वो कह रहे हैं एक रिलेशन में ये दे दिया है और इस रिलेशन को इक्विवेलेंस बनाना है ऑन दिस सेट। तो सबसे पहले तो बेटा जी रिफ्लेक्सिव बना लेते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, है ना जी, सही बात है क्या? और हमारे पास ऑलरेडी बेटा 1 2 और 1 3 है, ये ऑलरेडी है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास है। 1 2 है तो बेटा सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1, ये तो रिफ्लेक्सिव की कहानी हो गई। ठीक है, यहां सिमेट्रिक के पेयर्स लिख लेते हैं, 2 1 इसकी वजह से 3 1। ठीक है, और कोई ऐसा पेयर दिख रहा है जो सिमेट्रिक में आए ना। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के पास। ट्रांजिटिव क्या कहती है भाई, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, सब सही है भाई। अब हो क्या रहा है, 1 1 है, 1 3 है, तो 1 1 1 3 है, चल रही है कहानी। 1 3 3 1 है, ये भी है भाई, तो फिर क्या करें, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो 2 1 है, 1 3 है, 2 3 नहीं है,
और 2 3 आते ही क्या चाहिएगा बेटा जी 3 2। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले बनाओ रिफ्लेक्सिव, फिर बनाओ सिमेट्रिक, फिर बनाओ ट्रांजिटिव और रीचेक कर लो फटाफट से। ठीक है, तो ये कितने हो गए 4 और 2 6 9 1 10 एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आई क्या बात? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव एंड देन रीचेक ऑन ऑल 3 ऑफ देम। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए बी सी डी है। अच्छा भाई, कोई रिलेशन डिफाइन की गई है ऑर्डर्ड पेयर ए बी और सी डी पे सच दैट ए डी माइनस बी सी जो है वो कुछ 5 के जैसा है, मतलब डिविजिबल बाय 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 का मल्टीपल होगा, 0 5 -5 ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे के कोई इंटीजर है, ये भी लिख देते हैं। अब कह रहे हैं आर क्या होगा? भाई रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली होगा, अगर हमारे पास ए बी कॉमा ए बी आ गया तो ए बी माइनस ए बी तो बेटा जी 0 हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, चेक हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या है भाई? ए डी माइनस बी सी अगर 5 के है तो बी सी माइनस ए डी -5 के होगा, तो भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। अब आई ट्रांजिटिव की बात। अब देखो, अगर ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर ले लें ई कॉमा एफ, तो केसेस बना के प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। और रिलेशन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको प्रूव करना है कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं, हमेशा एक एग्जांपल ढूंढ दो जहां पे वो गलत साबित हो रहा हो, और नहीं ढूंढ पाओ तो फिर डरते डरते लगा दो कि है। ठीक है, 99.9% सही होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कोई एग्जांपल 1 3 5 20 ये ले लेते हैं। अगर हम देखें भाई तो 20 - 15 यहां तो हमारा काम चल गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई? ओहो, इससे तो हमारा काम चल नहीं रहा है। कोई और एग्जांपल सोचते हैं, सोचिए आप भी, इतना आसान नहीं है, सोचने में टाइम लगता है, आप भी सोचो मैं भी सोचता हूं। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है भाई? ए बी आ गया, सी डी आ गया, अब सी डी और ई एफ चाहिए। ठीक है, सी डी और ई एफ चाहिए, तो 5 20 और अगर मैं 3 1 ले लूं, है ना, तो 5 1 और 20 3। ठीक है, हमारा काम चल गया। 5 - 60 -55, लेकिन इससे और इससे रंग चेंज कर देते हैं इसका, इन भाई साहब से और इन भाई साहब से तो ट्रांजिटिविटी नहीं आ रही है ना, ट्रांजिटिविटी नहीं आ रही इससे, क्योंकि ये बेटा जी 1 - 9 -8 हो गया। तो इस तरीके से ये रिलेशन आपकी क्या हो गई भाई? ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो आंसर हो गया ए। क्लैरिटी मिली, तरीका समझ आ गया? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। एक सेट एस है 1 2 3 4 अप टू 10 एलिमेंट्स, एम इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो भाई पहले तो एम में एलिमेंट्स कितने होंगे वो लिख लेते हैं, 2 की पावर 10। देन द रिलेशन आर ए कॉमा बी, ए इंटरसेक्शन बी, फाई नहीं होना चाहिए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या होगी भाई? एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन ए तो ए आएगा, है ना, लेकिन अगर ए फाई हो गया तो इफ ए इज इक्वल टू फाई तो फाई इंटरसेक्शन फाई भी बेटा फाई आएगा ना। तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुई। यही मैं बता रहा था आपको पिछले 2 क्वेश्चन से कि जस्ट फाइंड दैट वन पर्टिकुलर केस जहां पे आप उसे गलत प्रूव कर पाओ। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन भी अगर फाई नहीं है तो बी इंटरसेक्शन है तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू फाई होगा, तो सिमेट्रिक तो 100% है। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन भी फाई नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी फाई नहीं है, तो क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाई होगा? ये सोचना है। मान लो ए है 1, 2, ठीक है, बी है 2, 3 और ये भाई है सी 3, 4। भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 2, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया? 3, बट ए इंटरसेक्शन सी क्या आया? 5। बात समझ में आई? तो ये केवल और केवल सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक ओनली। समझ आ गई क्या बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। PS डिनोट्स द पावर सेट। भाई पावर सेट समझते हो?
द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो ये कितने हैं, ये तो 2 की पावर 10 हो गए, लिख लो। अब क्या कह रहे हैं, डिफाइन द रिलेशंस R1 एंड R2 ऑन PS एज A R1 B इफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रहा है फाई। क्या आ रहा है, फाई। इसको बेटा जी अगर आप ध्यान से देखो, वेन डायग्राम से भी समझो अगर, तो ये क्या होता है, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, हाँ कि ना, है ना। और ये फाई है, यानी कि तो बेकार की बात है, यानी कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। भाई A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B बराबर कब होते हैं, ये तो सबको पता है, जब A बराबर B होता है ना, जब A बराबर B होता है। तो इसका मतलब R1 तो इक्विवेलेंस हो गई, सारे एलिमेंट बराबर तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गई, आइडेंटिटी रिलेशन तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। फिर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, A माइनस A इंटरसेक्शन B, और यहां से आएगा B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये तो कट गए, तो यहां से क्या आ गया बेटा, फिर से इक्वल टू B। तो R2 भी आपकी जो है वो क्या आ गई, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपके R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। C इसका आंसर हो गया। समझ आई क्या बात, ठीक है। चलिए अब आ गए फंक्शन से, बहुत हो गई सेट और रिलेशन की बात, अब थोड़ी बात फंक्शंस की करते हैं, फिर थोड़ी सी बात इनवर्स की भी करेंगे। F A से B, अच्छा भाई चलो गोले बनाते हैं मजेदार मजेदार। ये गया पहला, ओहो ऐसे नहीं, F A से B, G B से C। अब क्या कह रहे हैं, ये गॉफ इनवर्स, ये तो बेटा जी गॉफ है, इतना तो पता है हमें। गॉफ डिफाइन होने के लिए पहले F डिफाइन होता है, फिर G डिफाइन होता है ना। और यहां से आएगा गॉफ का इनवर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो F और G पे क्या कंडीशन होगी। अब देखिए आपको ये मालूम है, ये वाला फंक्शन जो इस केस में गॉफ है, इसके एग्जिस्ट होने के लिए ये भाई साहब होने चाहिए 1 1, और ये वाले भाई साहब होने चाहिए ऑन टू, ये 1 1 और ये ऑन टू। तो अगर हम इसके उल्टे की बात कर रहे हैं तो G को क्या होना पड़ेगा बेटा, ऑन टू, और F को क्या होना पड़ेगा, 1 1। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। सिंपल बेसिक सा, सबसे बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया है कॉम्पोजिट फंक्शंस की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं ये, फिर कॉम्पोजिट आ गया, गॉफ R से R। अच्छा जी ठीक है, fx एक फंक्शन दे दिया, gx एक फंक्शन दे दिया, गॉफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा जी पहले तो आप g ऑफ fx लिख लो। ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा फंक्शन डिफाइन कर लिया करो, और अगर पॉसिबल है तो ग्राफ बना लिया करो, मजे आ जाते हैं। g ऑफ fx क्या होगा भाई, fx फॉर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड e की पावर fx फॉर fx लेस देन 0। ठीक है, अब पहले fx की बात कर लेते हैं। fx भैया कैसा बन रहा है, यहां से यहां तक ये, और यहां से यहां तक ये e की पावर माइनस एक्स वाला पार्ट, ये ln x वाला पार्ट, ये 0, ये 1 और ये 1। तो अब देखते हैं fx बेटा ग्रेटर देन 0 कहां कहां आ रहा है, यहां और यहां आ रहा है ना। इसका मतलब अगर मैं इसे तोड़ने चलूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में माइनस इंफिनिटी से 0 यानी कि x लेस देन इक्वल टू 0 तक में फंक्शन कैसा होगा, ओवरऑल e की पावर माइनस एक्स, है ना, क्योंकि fx ऐसा ही है। फिर 1 से इंफिनिटी में क्या होगा, ln x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, ln x। ठीक है, जब fx लेस देन 0 है यानी y एक्सिस से नीचे, fx लेस देन 0 है तो e की पावर fx, यहां पे ये क्या है ln x, तो e की पावर ln x फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1। ये बात बढ़िया से मजे से समझ में आई ना, ठीक है। तो ये तो x ही लिखा है, और बढ़िया, ठीक है। अब क्या करूं, अब अगर मैं gx का ग्राफ बना लूं तो मजे आ जाएंगे, तो बना देते हैं फटाफट से, मस्त एकदम मजेदार बन जाएगा भाई। x लेस देन इक्वल टू 0 में तो एज इट इज बन गया, यहां से आओ यहां तक आ गए। फिर ये तो सिंपल x की लाइन है, हॉलो हॉलो, ये 1 ये 0, ठीक है, यहां भी 1, और फिर यहां से ln x, यहां पे काली बिंदी बनाते हुए। तो अगर हम r से r की बात करें तो इस फंक्शन की रेंज में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही, पहली बात, खत्म हो गई कहानी ऑन टू की। और ये दिख रहा है मैनी 1,
दो पॉइंट पे कट गया, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। बात समझ में आ गई, ना तो ऑन टू बने भाई साहब, ना ही 1 1 बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरीके से आप अगर ग्राफ बना के करेंगे ना तो ये क्वेश्चंस और अच्छे से हो जाते हैं। जी डबल बिंदी एन से एन सच दैट एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ एन प्लस एफ वन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल, और जी कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है। अच्छा, तो कौन सा स्टेटमेंट देखो भैया, नॉट ट्रू, ध्यान से, है ना, एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ एन इज इक्वल टू एफ वन। भाई ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एपी की, है ना, ये कॉमन डिफरेंस हो गया आपका, दिस इज कॉमन डिफरेंस, है ना। तो पहला टर्म हो गया f1, फिर दूसरा हो गया 2f1, फिर 3f1 एंड सो ऑन, ये तो fx हो गया आपका। ठीक है, अब n से n है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इफ FOG इज 1 1। FOG के लिए पहले g डिफाइन होगा। ठीक है, बना के देख लो यहां से, 1 2 और 3, ये यहां पे g आएगा, यहां पे f आएगा और यहां पे FOG आएगा। देन g इज 1 1, g इज 1 1। ये तो जाहिर सी बात है, अभी पढ़े पीछे पीछे कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करना है या FOG को 1 1 होना है तो पहले वाले को तो 1 1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मैनी वन होता तो यहां से ये मैपिंग होते होते ये भी मैनी वन होना पड़ता। ठीक है, समझ गए, तो पहला तो ट्रू है। सेकंड क्या कह रहा है, इफ f इज ऑन टू एफ एन इज इक्वल टू एन। भाई f इज ऑन टू, ठीक है, ऑन टू होने का मतलब यहां से दिख रहा है कि यहां नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि कोडोमेन पॉजिटिव है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, यानी इसको ही 1 होना पड़ेगा, हाँ कि ना, है ना, 1 2 3 4। तो इस तरीके से fn बराबर n आ जाएगा। ये f2 था ना, 2 आ गया, f3 3 आ गया। समझ आई क्या बात, तो ये भी ट्रू। f इज 1 1, ऑब्वियसली दिख रहा है 1 1 ही होगा। ठीक है, ये भी ट्रू है। सब वैल्यूज अलग अलग आएंगी ना बेटा, क्योंकि एक x है, एक 2x है, एक 3x है, और 0 का ऑप्शन है नहीं कोडोमेन में। ठीक है, चलिए, इफ g इज ऑन टू देन fog इज 1 1। g इज ऑन टू की बात पे 1 1 कैसे हो जाएगा, लो ये यहां से आ गए, हो गया मैनी वन, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स। ठीक है, आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओहो, tan 1 डिग्री इंटू एक्स प्लस ln 123 अपॉन x ln 1234 माइनस tan 1 x ग्रेटर देन 0 देन द लीस्ट वैल्यू। भाई देखो, गंदी गंदी चीज है, ABCD मान लो, AX प्लस बी अपॉन CX माइनस A, ये क्या हो गया, FX। अब क्या मांग रहा है, f ऑफ fx। अब देखो लीस्ट वैल्यू पे बात आ रही है, हो सकता है कुछ चालाकी लग जाए आगे, बट फिलहाल में क्या करते हैं, f ऑफ fx लिख लेते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए। a इंटू AX प्लस बी अपॉन CX माइनस A प्लस बी अपॉन C इंटू AX प्लस बी अपॉन CX माइनस A माइनस A। देखते हैं भाई क्या बनता है। न्यूमरेटर में क्या बनने वाला है, a स्क्वायर एक्स प्लस AB प्लस CBX माइनस AB। अरे वाह, कटे, मजा आ गया, जल्दी काट दो। डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा, लिखने की भी नीड नहीं है। ACX प्लस BC माइनस ACX, अरे वाह, प्लस B स्क्वायर, ये भी कटे। अरे रे रे रे, x अगर कॉमन लूं दोनों से तो क्या मजा आया, ऊपर से x कॉमन लिया तो बेटा a स्क्वायर प्लस BC, और नीचे सॉरी यहाँ पे ये B स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये a स्क्वायर ही है, कट गए, यानी कि ये क्या आ गया बेटा, निकल के x। ठीक है, सिमिलरली आप f ऑफ 4/x निकालेंगे, वो भी आपका 4/x आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ fx जब x आ गया तो वो तो x की जगह 4/x पुट करेंगे ना अपन, सीधे सीधे, है ना। तो अब मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए भाई, और ये तो हम फटाफट से क्या लगा देंगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। क्यों सर, क्योंकि भैया x पॉजिटिव दे रखा है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देख लेते हैं करके। बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x डॉट 4/x, टाटा, आंसर आ गया 4। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, चलिए, तो देखो गंदगी दी थी ऐसी कि आप क्वेश्चन सॉल्व भी ना करो
लेकिन कितनी आसानी से हो गया। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जी एफ आर से आर, जी आर से आर, बी टू फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस, फॉर विच रेंज ऑफ एल्फा, ये क्या है भाई, दिस होल्ड्स, ये तो बहुत ही टफ लग रहा है। अच्छा ये देखो, ये फंक्शन के साथ यूज हुई है कैलकुलस, कैसे समझिए, एफ डैश एक्स निकालो, 1/x² + 1 इंटू 2x प्लस ई की पावर -x, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, ठीक है। क्यों, कैसे भाई, चेक कर लो फटाफट से वैल्यू पुट करके कि एफ डैश एक्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। सर आपने कैसे बता दिया, ये तो 2x फंस गया ऊपर। सोचो सोचो कैसे, हमारे पास 1/e⁻x + 2x/x² + 1 बना, ठीक है। x <0 पे क्या हो रहा होगा, अगर x 0 से छोटा हो रहा होगा तो ये वाली चीज में ये डोमिनेटिंग फैक्टर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये e⁻x ऊपर जाके पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, राइट। तो fx कैसा फंक्शन हो गया बेटा, इंक्रीजिंग, ठीक है। fx अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब बेटा जी g(α-1) का होल स्क्वायर बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन g(α-5/3, यस और नो। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, f(x1) अगर f(x2) से बड़ा है तो x1 को x2 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके पास, gx क्या दे रहे हैं भाई, ये e⁻−x, gx जो दे रखा है -2e⁻x, करो डिफरेंशिएट, -e⁻−x -2e⁻−x, ये ऑलवेज <0 आ गया, दिखता है, यानी कि gx कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, gx जो है आपका बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। इसका मतलब यहां पे चेंज हो जाएगी कहानी, α-1 का होल स्क्वायर बाय 3 शुड बी लेस देन α-5/3, ठीक है। फटाफट से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, α² - 2α + 1 लेस देन 3α - 5, इधर लाए α² - 5α + 6 लेस देन 0। इसे तो हम फटाफट सॉल्व कर ही लेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू 2 से 3। समझ आई क्या बात, क्लैरिटी मिली। तो देखो क्वेश्चन टफ था, आई एग्री, बट कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है पहले भी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे देखो और ये पुट करने लग जाओ। आप खुद सोचो, इतना लेंदी क्वेश्चन अगर आ ही रहा है इसी तरीके से तो छोड़ दो, बेटर है, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो ऐसे, क्लिक नहीं हो तो। अब क्या है, g नेचुरल से नेचुरल बी डिफाइंड एज g(n + 1 = 3n + 2, क्या है ये, लिख लेते हैं भाई एक बार, g(3n + 1 = 3n + 2, g(3n + 2 = 3n + 3, g(3n + 3 = 3n + 1, n > 0 के लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। f ऑफ gx की बात करें तो पहले थोड़ा सा gx पे नजर डाल लेते हैं। डालो भाई 0, क्या आएगा यहां से, g(1 = 2, g(2 = 3 और g(3 = 1), ठीक है। इस सेट को बंद कर लेते हैं बॉक्स में पहले तो, ठीक है। इसको हम बंद कौन से बॉक्स से करें, इस वाले से करते हैं, ठीक है, नहीं डिलीट, ठीक है। ये हमारे पास पहला सेट आ गया। अब 1 डाल के देख लेते हैं क्या होता है, g(4 = 5, g(5 = 6 और g(6 = 4), ठीक है। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 सेट आ गए अभी, ठीक है। अब हम आगे सवाल पे चलते हैं। g सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर नसीब अच्छा होगा तो ए ट्रू आ जाएगा, नहीं हुआ तो फिर करो मेहनत पूरी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट्स एन ऑनटू फंक्शन f डबल बिंदी n से n सच दैट f(g) = f, f ऑफ gx = f आ जाए। ये उन्होंने कहा है कि ऐसा फंक्शन ऑन टू भी हो और एग्जिस्ट भी करता हो, तो वैल्यू डाल के चेक करते हैं भाई, है ना। 1 डाल दो, f ऑफ g(1) f ऑफ 1 के बराबर आ जाए तो मजा आ जाए। g(1) क्या है भाई, 2,
इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन बराबर एफ ऑफ टू आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है और आगे चेक कर लेते हैं। इसको बॉक्स में बंद कर लो। अब टू डाल के देखते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं ये? जी ऑफ टू कितना था? 3, और तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। बहुत ही बढ़िया, तीनों बराबर आ गए। ठीक है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, यानी कि इसी तरीके से बेटा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 आ जाएगा, है ना। ऐसे 3-3 के इंटरवल में ये बराबर चलते रहेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? एक ऑन टू फंक्शन ऐसा हो सकता है कि नहीं, नेचुरल से नेचुरल, सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ। भाई ये तीनों बराबर हैं, है ना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3। अगर ये 1 हो जाए, 4, 5, 6 की वैल्यू जो है वो 2 हो जाए, क्योंकि वैल्यू नहीं है यहां, पॉइंट समझिएगा, वैल्यू नहीं है यहां पे। इन तीनों को मैं 1 दे दूं, इन तीनों को मैं 2 दे दूं, तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट तो कर ही सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो अभी तक ट्रू लग रही है। चलिए भाई, देयर एग्जिस्ट 1 1, ये तो बकवास है, यहीं देख लो, मैनी 1 हो गया। अगर एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ करना चाह रहे हो तो फिर जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी, ये चेक कर लेते हैं। ऑफ जी एक्स 1 2 3, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू जी एक्स, ऐसा कह रहे हैं भाई, है ना। तो ये हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं। जी ऑफ 1 कितना है बेटा? 2, और यहां पे जी ऑफ 1 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जी ऑफ 2 कितना है हमारे पास? 3, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, जी ऑफ 3 तो 1 है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एन टू एन सच दैट गॉफ एक्स इज इक्वल टू एफ। जब फॉग एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ चुका है तो ये उल्टा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, फिर भी इसे आप चेक कर लीजिएगा आराम से, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा जी? इसका ए। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, टफर साइड वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, गिवन दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब थोड़ी सी इनवर्स भी देख लेते हैं। एनी टू रियल नंबर्स cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर अल्फा। अब हमें x स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर चाहिए, 2xy साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा के संग xy चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्ट कर दो भाई साइन इनवर्स y को, cos इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस अल्फा। ले लो दोनों तरफ cos या साइन, जो आपका मन करे वो ले लो, cos ले लो दोनों तरफ। तो cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा जी। इसको यहां ले आओ, xy प्लस साइन अल्फा, और साथ के साथ ही स्क्वायर लगा दो फटाफट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ कुछ अच्छा बनता दिख रहा है। अब 2xy साइन अल्फा भी बना, साइन स्क्वायर अल्फा भी बना, बनने दो, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फालतू की टर्म कटी, मजा आया। ये भाई साहब इधर आए तो हमारे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इंटरवल चेक कर लेता हूं, अल्फा कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय 2 से पाई। तो ये हमारे भाई साहब जो हैं, इनकी मिनिमम वैल्यू मांगी गई है, 0 आंसर हो सकता है, क्योंकि कॉस अल्फा इस इंटरवल में 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? ओहो, साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 टेन इनवर्स। भाई देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब भी आपने पढ़ी है, सीधा सा रूल बताया है, प्रॉपर्टी कम से कम याद रखो। टेन इनवर्स है माइनस टेन इनवर्स भी याद है ना, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36 माइनस टेन इनवर्स 3/4। हाँ या ना, है ना। इतना तो ट्रायंगल बना के अपन ओरली भी कर सकते हैं। टेन इनवर्स ए माइनस बी क्या होती है? टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी की 1 प्लस इंटू 3/4, 3 में गया 12। ठीक है, तो इवेंचुअली यहां अपन देखें तो 77 माइनस 27 अपॉन 36 इंटू 4 अपॉन में भाई
48 और 77 कितना होता है, जरा ऐड करना। 48 और 77 125। अब सुंदरता दिख रही है ना, अभी तो गंदगी दिख रही थी, है ना। और ये 12 इंटू 4, 4 से 4 गया, 12 से ये 3 दफे गया, ये कितना 50। ओह मजे से आने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 50/3 इंटू 1/125 सही बच रहा है ना। काट पीट सही करिए ना, चेक कर लो भाई दोस्तों। ये 4 क्यों आएगा यहां, 36 और 4 का एलसीएम क्या होता है, केवल 36। ठीक है, ये नहीं आएगा यहां, राइट। समझ में आई बात। तो ये 4 भी यहां बचेगा, है ना जी। तो अब जब हम ऊपर चले तो हमारे पास 4 यहां से बच गया, ये 2 गया, और ये कितने टाइम्स गया बेटा, 5 टाइम्स गया। समझ आ गई बात यहां तक, क्लियर है। फिर से चेक कर लो एक बारी, है ना। 50 में ये 2 टाइम्स गया, 50 में ये 77 प्लस 48 125 हो गया, 48 ऊपर आया तो यह आ गया 4/15। ठीक है, tan इनवर्स 4/15। ठीक है, पक्का चेक कर लो। भरोसा नहीं हो रहा है मुझे आप पे अभी भी, क्योंकि भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वैल्यू सुंदर सी नहीं बन रही। अभी पॉइंट समझिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, क्या करते हो, नॉट गुड, वेरी बैड। ये कितना हो गया, ऐसे होती हैं गलतियां एग्जाम में, ठीक है। tan इनवर्स 8/15, लेकिन पता कैसे पड़ी सर आपको तुरंत, भाई उसका स्क्वायर नहीं बन रहा ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रहा, मतलब गड़बड़ हो गई है, कहीं सुंदर वैल्यू नहीं आ रही। ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 15/17 की साइन इनवर्स 8/17, ये बताओ अब। और ये नहीं सर, ये तो कॉस में आएगा, ये हो गया, यानी कि बेटा एल्फा क्या आ गया, 8। अब आ गया एल्फा 8, तो अब क्वेश्चन क्या रह गया, साइन इनवर्स साइन 8 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 8। ये वाली प्रॉपर्टी याद है आपको कि नहीं, जल्दी बताओ। जब हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स आता है तो हम किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, हमें वो एंगल लिखना है, इधर 8 - पाई, 2 पाई, 3 पाई या 4 पाई या पाई/2, सच दैट ये साइन का साइन रहे और ओवरऑल आंसर उसकी पर्टिकुलर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स की पर्टिकुलर रेंज जो होती है -पाई/2 से पाई/2 में गिर जाए, या फिर कॉस इनवर्स की जो पर्टिकुलर रेंज है 0 से पाई उसमें गिर जाए। तो यहां तो हम सर जल्दी से 3 पाई - 8 लिख देंगे। चेक कर लेना, 3 इंटू पाई कितना हुआ बेटा, पाई कितना होता है 3.14, 9.42 - 8 1.42, 1.57 से छोटा है और पाई से भी छोटा है। ठीक है, और यहां क्या लिख देंगे सर, 8 - 2 पाई कर लूं क्या, चेक करना पड़ेगा। 2 पाई कितना होता है बेटा जी, 6.28 है ना। 6.28 को अगर आप 8 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनने वाला है, चेक कर लो, यहां से माइनस करके देखो। बिल्कुल 8 माइनस अगर आप 6.28 करते हैं तो कितना आ गया है, तो 1.72 आ गया सर। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ कैसे ठीक करेंगे भाई, फिर सोचो गड़बड़ कैसे ठीक होगी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ये गलत लिख दिया सर या ये गलत लिख दिया भाई, कॉस में ये कैसे आ जाएगा, कॉस में 3 पाई - 8 का मतलब क्या होता है, गड़बड़ हो गई ना। तो अब देखिए, करा आपने सही, बस दोनों लिख दिए उल्टे। देखिए इसे अगर मैं इसे अगर मैं 3 पाई - 8 लिख दूं तो काम चलता है मेरा, हाँ सर चलता है, क्योंकि साइन पाई - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और इसे अगर मैं 8 - 2 पाई लिख दूं तो मेरा काम चलता है। आंसर लिखे सही, लेकिन गलत जगह लिखे, तो ऐसे नहीं, तुक्के से आंसर नहीं लाना है बेटा जी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इक्वेशन इनवर्स के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू x स्क्वायर x -1 से 1 एंड ब्रैकेटेड x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मांगे हैं भाई ब्रैकेटेड के साथ, आराम से। पहले थोड़ा सा देखो ये और ये कुछ हैं, देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/3 में अगर ये कर लूं, ऐसा कुछ बन जाएगा, हाँ या ना। थोड़ा रहम मिला इसमें, अभी तक तो गंदगी थी बहुत ज्यादा, है ना। प्लस कॉस इनवर्स x स्क्वायर -2/3, ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। अब सवाल में हमसे ये कहा गया है कि x है -1 से 1, है ना,
तो एक्स स्क्वायर हो गया 0 से 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 जो हुआ वो कितना हो गया बेटा, -2/3 से 1/3, हाँ कि ना। यानी कि इसका ब्रैकेटेड जो होगा, इसका ब्रैकेटेड वो केवल दो वैल्यू लेगा, -1 और 0, है ना। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि हमने ब्रैकेटेड के अंदर के फंक्शन की रेंज निकाल ली, वो रेंज -2/3 से 1/3 आई, तो यहां पे दो ही इंटीजर पॉसिबल है, -1 और 0, जो इस ब्रैकेटेड पे आएंगे, है ना। तो पहला केस ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2/3 का ब्रैकेटेड इक्वल टू -1, ठीक है। केस नंबर 1, इसमें क्या होने वाला है, या इंप्लाइज साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 1 -1 सॉरी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस पाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई एक्स तो पाई हो ही नहीं सकता, -1 से 1 है, नो सॉल्यूशन, कुछ नहीं मिला, खल्लास। केस नंबर 2, जब ये 0 हो जाए, ब्रैकेटेड एक्स स्क्वायर -2/3 इक्वल टू 0 हो जाए, इंप्लाइज क्या आया, साइन इनवर्स में इस बार क्या बन जाएगा 1, और कॉस इनवर्स में क्या बन जाएगा 0, π/2 प्लस π/2, मजे आ गए। लेकिन सॉल्यूशन तब भी नहीं आया, क्योंकि पाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन फिर से नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि x है -1 से 1, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ गए, 0। तो आप पॉइंट समझने की कोशिश करिए, डराएंगे धमकाएंगे जेईई मेंस वाले, टफ क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतने टफ होते नहीं है जितने हमें लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के सवाल आपको मिलते रहेंगे, जम के प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके बच्चों, थैंक यू।